हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्कूल ऑफ इन्वेस्टिंग में। जहां आप सीखते हैं कि किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कैसे उसके बारे में डीपली स्टडी किया जाता है, उसके बिजनेस मॉडल को समझते हैं, फिर उसमें एनालाइज करते हैं कि इसका बिजनेस कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है, फिर अगर हम लोग उसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो उसे ट्रैक कैसे किया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष अग्रवाल और आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, कंपनी का नाम है लॉरस लैब। हम लोग इसमें अभी जो Q2 का जो रिजल्ट आया है उसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि रिजल्ट में जो क्या डेवलपमेंट हुआ है कंपनी में, कौन सा उनका डिपार्टमेंट अच्छा कर रहा है, सेगमेंट आई मीन कौन सा सेगमेंट अच्छा कर रहा है, कौन सा सेगमेंट उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, जो नहीं कर रहा है वो क्यों नहीं कर पा रहा है, आगे कंपनी क्या स्टेप ले रही है, ये सब कुछ जानेंगे और Q2 के रिजल्ट्स को काफी डीपली एनालाइज करेंगे और थोड़ा सा इसके बिजनेस के बारे में भी समझेंगे ताकि हम लोग Q2 का जब रिजल्ट एनालाइज करें तो आपको क्लियरिटी हो कि ये कंपनी करती क्या है। तो इससे पहले कि हम लोग कंपनी के बारे में जाने, थोड़ा सा इसके नंबर्स को एनालाइज करते हैं। करेंटली इसका शेयर प्राइस जैसा आप देख सकते हैं 462 चल रहा है। हाई 626 ऊपर गया था, पर अभी 24,800 करोड़ का करीब मार्केट कैप है। 462 पे ट्रेड कर रहा है, हाई 626 गया था और 52 वीक लो 433 है। तो कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि 52 वीक लो के बहुत करीब ये ट्रेड कर रहा है। तो अब हम लोग को ये रिजल्ट को एनालाइज करके इसके बिजनेस में जो भी चेंजेस या डेवलपमेंट हो रहा है उसको एनालाइज करके ये समझना है कि क्यों ये स्टॉक प्राइस जो 52 वीक के करीब ट्रेड कर रहा है, क्या ये एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हम लोग को दे रहा है, फिर या फिर बिजनेस में कुछ ऐसा नेगेटिव हो रहा है कि अभी इससे दूर रहना बेटर होगा। करंटली ये 31.4 के पी पे ट्रेड कर रहा है, बुक वैल्यू 70 रुपया का है। रिटर्न का बात करें तो रिटर्न अभी भी अच्छा ही है, खराब नहीं है रिटर्न। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23.4% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 24.6% का है। तो दिस रिटर्न्स आर क्वाइट गुड, खराब नहीं है। आगे थोड़ा सा इसको और एनालाइज करते हैं, इसके नंबर्स को समझते हैं, वैल्यूएशंस को देखते हैं। तो प्राइस टू बुक 6.55 का है, मार्केट कैप टू सेल्स 4.68 का मार्केट कैप टू सेल्स भी कंपनी कर रही है। फ्री कैश फ्लो 61 करोड़ का इन्होंने जनरेट किया है। पेग रेशियो 1.04 है, तो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है कंपनी। एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा माउथ वाटरिंग लेवल पे भी नहीं है। ईवी बाई इबिटा का बात करें तो 18.4 है, जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव माना जाता है। अब हम लोग इसका चार्ट पैटर्न अगर देखें तो ये बीच में ऊपर हाई गया था 607 रुपया, फिर अचानक से इसमें बहुत ज्यादा फॉल आया, 443 हो गया, फिर यहाँ पर रिकवर करके ऊपर गया था। 17 अगस्त को आप देख सकते हैं 590 रुपए का प्राइस था और फिर वहां से जो गिरना चालू का हुआ ये गिरते ही चला गया। फिर उसके बाद इसमें कोई खास रिकवरी अभी तक नहीं आया। तो यानी अगस्त से लेकर नवंबर, यानी 3 महीना ऑलमोस्ट हो गया है और इसमें कंटिन्यूस फॉल नजर आ रहा है और ये 50 डीएमए और 200 डीएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो टेक्निकल लेवल पे बोल सकते हैं कि ये थोड़ा सा बियरिश जोन में चला गया। बट फ्रॉम द फंडामेंटल्स परस्पेक्टिव हम लोग को समझना होगा कि बिजनेस इसका कैसा काम कर रहा है, बिजनेस में कुछ पॉजिटिव हो भी रहा है या नहीं। उस हिसाब से मन बनाना होगा, क्या ये प्राइस जो इतना गिरा हुआ है, इज इट गिविंग मी एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी और नॉट। कि अभी जो इतना सस्ता प्राइस में 460 रुपए में हम लोग को मिल रहा है, क्या यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट या अक्यूमुलेशन बनता है कि नहीं। अगर मैं पी का बात करूं तो अपने पीयर ग्रुप में इसका पी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। आप देख सकते हो बाकी ये 73 के पी पे, हेस्टर बायो 63, अमृतांजन हेल्थ 41, उस मुकाबले लॉरस लैबिस 31। तो सबसे सस्ता भी नहीं है तो सबसे महंगा भी नहीं है। रिटर्न्स के मामले में भी बहुत पीयर ग्रुप में वन ऑफ द बेटर रिटर्न्स ये दे रही है। सबसे अच्छा नहीं बट वन ऑफ द बेटर रिटर्न्स है। क्वार्टरली रिजल्ट पे आते हैं हम लोग। तो सितंबर का रिजल्ट में क्या हुआ है कि जून से थोड़ा सा बढ़ के ही आया है। जो रेवेन्यू आया है जून में 1495 करोड़ का रेवेन्यू था, तो 3 करोड़ रेवेन्यू बढ़ा है। बट एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस थोड़ा सा घटा ही है। तो ओवरऑल जो इबिटा मार्जिन से इन्होंने ऑपरेटिंग मार्जिन किया है वो 28% है। तो जून में भी वही था, सितंबर में भी वही वही मार्जिन है। इंटरेस्ट इनका थोड़ा सा बढ़ा है, 28 करोड़ का इंटरेस्ट बढ़ के 38 करोड़ का हो गया है। तो उसके वजह से क्या हुआ, जो अर्निंग पर शेयर है जो जून में 4 रुपया 31 पैसा था, वो हल्का सा डिप होकर 4 रुपया 23 पैसा हो गया। उसको अगर पिछले सितंबर से हम कंपेयर करें तो पिछले सितंबर में 3 रुपया 68 पैसा था, तो वहां से तो थोड़ा सा प्रॉफिट बढ़ा ही है। बट अगर हम थोड़ा सा और पीछे जाएं और सितंबर 2020 का बात करें तो 4 रुपया 43 पैसा का ईपीएस था और प्री कोविड लेवल में तो 1 रुपया का था। तो उस समय तो इसका कोई बोलबाला ही नहीं था। इसका एक्चुअली डेवलपमेंट होना चालू हुआ ही था सितंबर 2020 से, कि अर्निंग्स यहाँ से बढ़ते चला गया था, बढ़ते चला गया था। फिर डिप आना चालू हुआ सितंबर 21 से, थोड़ा थोड़ा डिप आना चालू हुआ। बट अभी पिछले 2 क्वार्टर से फिर भी थोड़ा सा
रिकवरी होना चालू हुआ है। तो हम लोग समझेंगे कि रिकवरी जो हो रहा है पिछले 2 क्वार्टर से, किस वजह से रिकवरी हो रहा है, और क्या ये इन्वेस्ट, और उसके बाद भी शेयर का प्राइस क्यों नहीं इंप्रूव हो रहा है। अर्निंग्स में हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 2 या 3 क्वार्टर से यहाँ पर थोड़ा सा ठीक हो रहा है, मतलब अर्निंग्स, बट फिर भी जो प्राइस है, मार्केट उसको उतना प्राइस नहीं दे रहा है, मतलब मार्केट उसमें इतना बाइंग इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। तो उसके पीछे का कारण को समझेंगे। बैलेंस शीट को अगर देखें सितंबर का, तो इनके पास 3,680 करोड़ का रिजर्व है, बट बोरोइंग्स इनका बढ़ा है। 1,653 करोड़ से बोरोइंग्स बढ़ के 1,925 करोड़ का हो गया, यानी 300 करोड़ के आसपास का डेट इनका बढ़ा है। तो ये समझना होगा कि ये डेट अचानक से इतना क्यों बढ़ गया। अदर लाइबिलिटीज में आप देखेंगे तो जो ट्रेड पेएबल 850 करोड़ का था, वो बढ़ के ऑलमोस्ट 1,050 करोड़। तो 200 करोड़ का इनका ट्रेड पेएबल बढ़ गया। तो ये सब चीज थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। इन्वेंट्री आप देखिए, इन्वेंट्री 1,690 करोड़ से एकदम 2,140 करोड़। तो 1,690 से 2,140 यानी 450 करोड़ का इन्वेंट्री बढ़ गया। तो ये इन्वेंट्री इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया? क्या ये कुछ नेगेटिव साइन है? क्योंकि ऐसा कुछ हम लोग देखे थे सोलारा एक्टिव में, कि अचानक से एक एक क्वार्टर में इन्वेंट्री बहुत ज्यादा बढ़ गया था, फिर रिसीवेबल्स बहुत ज्यादा बढ़ गया था, और फिर अचानक से उसके नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी एकदम बेली आउट हो गई। तो ये चीज, ये खतरा कहीं इस कंपनी में तो नहीं। ये नंबर्स को देख के हम लोग को एनालाइज करना बहुत डिफिकल्ट है। इसीलिए बिजनेस को मैं हमेशा फोकस करता हूं कि नंबर से ज्यादा बिजनेस इंपॉर्टेंट है। बिजनेस को आप जब एनालाइज करना सीख जाएंगे, या बिजनेस को आप एनालाइज करना स्टार्ट कर देंगे, तब आपको एक्चुअली ट्रू पिक्चर सामने आएगा। ये नंबर्स को देख के आप सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं कि शायद ऐसा होगा, शायद वैसा हुआ होगा, बट आप जब बिजनेस को एनालाइज करेंगे, तब एक्चुअली में आपको पता चलेगा कि हाँ, क्या हो रहा है कंपनी में, अच्छा या बुरा जो भी हो रहा है, एटलीस्ट यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। तो यहाँ पर जो इन्वेंट्री इनका 400 450 करोड़ बढ़ गया, ये बहुत बड़ा नेगेटिव साइन है। बट नेगेटिव, ये नंबर्स को देख के नेगेटिव है। क्वेश्चन आता है, ये इन्वेंट्री अगर बढ़ा है, इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजिक मूव है, तो फिर ये नेगेटिव साइन नहीं है, फिर ये मे भी पॉजिटिव साइन भी हो सकता है। तो हम लोग को इंटेंशन को समझना होगा। कोई भी जो एक्शन लिया जाता है, उस एक्शन के पीछे का जो मोटिव होता है, जो इंटेंशन होता है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर उस एक्शन के पीछे का इंटेंशन सही है, तो वो सही है, अगर इंटेंशन खराब है तो वो खराब है। तो ये जो इन्वेंट्री बढ़ा है, इसके पीछे का इंटेंशन समझना होगा, और वो बिजनेस को ही एनालाइज करके हम समझ पाएंगे। ट्रेड रिसीवेबल भी इनका 1,270 करोड़ से ऑलमोस्ट 1,540 करोड़ हो गया। तो ये इन्वेंट्री बढ़ रहा है, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं बिजनेस में कुछ तो ऐसा है जो थोड़ा सा नेगेटिव है, या कुछ तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं बिजनेस में है। तो वो चीज हम लोग को समझना होगा। रेशियो देख सकते हैं इनका, ये तो मार्च का ही है। शेयर होल्डिंग पैटर्न सितंबर का देखूं तो प्रमोटर के पास 27% है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपना इस क्वार्टर में होल्डिंग बढ़ाया है, 21 ऑलमोस्ट 22% से 22.67% किया है। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड का भी होल्डिंग थोड़ा सा बढ़ा है, और पब्लिक का होल्डिंग यहाँ पर थोड़ा सा गिरा है। तो ये चीज मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, जब पब्लिक का होल्डिंग कम होने लगता है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स का होल्डिंग बढ़ने लगता है। दैट इज एन इंटरेस्टिंग साइन, क्योंकि उनके पास डेफिनेटली कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन होते हैं जो हम रिटेल इन्वेस्टर के पास नहीं होते हैं। उनका डायरेक्टली मैनेजमेंट के साथ उतना बैठना है, मैनेजमेंट के साथ टच है, तो डेफिनेटली दे आर इन अ बेटर साउंड पोजीशन टू मेक डिसीजन देन अस। तो उन लोग अगर अपना होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव अभी हो रहा है, या तो आगे चल के हो सकता है। सो दिस वाज अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। हम लोग थोड़ा सा और इसके बिजनेस को समझते हैं। चलिए इसके बिजनेस को देखते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। जो लोग ऑलरेडी लॉरस लैब के बारे में जानते हैं, वो चाहे तो वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर सकते हैं, पर जिनको जो फर्स्ट टाइम लॉरस लैब के बारे में जान रहे हैं, जिनको उतना बिजनेस का आइडिया नहीं है, मैं थोड़ा सा बता दूं यहाँ पर। मैंने कोई बहुत बड़ा रिपोर्ट नहीं बनाया है, यहीं से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। लॉरस लैब जो है, ये प्रिंसिपली इंगेज्ड इन ऑफरिंग ब्रॉड एंड इंटीग्रेटेड पोर्टफोलियो ऑफ एपीआईज, इंक्लूडिंग इंटरमीडिएट्स एंड जेनेरिक फिनिश डोजेस एफडीएफ, और कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च सर्विसेज में है। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं कि लॉरस लैब क्या करती है, तो एकदम लेमैन भाषा में, सिंपल भाषा में अगर हम लोग को समझना है कि लॉरस लैब करता क्या है, तो लॉरस लैब एपीआईज बनाता है, और एपीआईज का बैकवर्ड इंटीग्रेशन के लिए इंटरमीडिएट्स भी बनाता है। तो ये इसका एक डिवीजन हो गया। दूसरा काम ये क्या करता है, एपीआई के मदद से जो दवाइयां बनती है, जिसको हम लोग फॉर्मुलेशंस बोलते हैं, जो दवाई हम लोग बाजार से खरीदते हैं ना, उसको फॉर्मुलेशंस बोला जाता है। तो फॉर्मुलेशंस भी ये लोग बनाते हैं, जिसको फिनिश्ड डोसेज बोला जाता है। तो ये जेनेरिक कैटेगरी में बनाते हैं।
और तीसरा काम ये लोग जो करते हैं कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट का और कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च का भी काम करते हैं। इसमें क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट या कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च में, कि कोई दूसरी कंपनी है वो इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर देती है। तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, कोई इनोवेटर कंपनी है, उसने फॉर्मूला डिराइव कर लिया है, इनको बोलता है कि भैया आप इतना पीस बना के हम लोग को दे दो। तो ये अपने फैक्ट्री में या जो भी प्रोडक्शन हाउस है उसमें बना के सप्लाई कर देते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का भी काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च का भी होता है, मान लीजिए अगर किसी को कोई रिसर्च भी करवाना है तो इनके अपने लेबोरेटरीज है जहां पर ये लोग रिसर्च करने का भी काम करते हैं। तो तीन काम क्या हो गया, एपीआई बनाना, दवाइयां बनाना यानी फॉर्मुलेशंस बनाना, और कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम ये लोग करते हैं। लॉरस लैब इज फुल्ली इंटीग्रेटेड फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी विद लीडरशिप पोजीशन। तो इनका मेन पोजीशन लीडरशिप किसमें, एपीआईज में है, एंड सेलेक्टेड हाई ग्रोथ थेरापेटिक एरियाज, यानी कुछ ऐसा हाई ग्रोथ थेरापेटिक एरियाज के एपीआई ये लोग बनाते हैं जिसमें इनका पूरी तरह से प्रोसेस केमिस्ट्री में बहुत बड़ा होल्ड है, यानी प्रोसेस को पेटेंट करा रखे हैं। जिस प्रोसेस से ये लोग एपीआई बनाते हैं वो प्रोसेस को पेटेंट करा रखे हैं, या उसमें इतना एक्सपर्टाइज है कि दूसरे लोग उस प्रोसेस को कॉपी नहीं कर पाते। जैसे हो गया एंटी रेट्राइवल, एआरवी जिसको बोलते हैं, एंटी रेट्रोवायरल। तो ये कोविड के समय सबसे ज्यादा इनका जो शेयर प्राइस इतना बढ़ा, उसके पीछे कारण यही था कि ये लोग एंटी रेट्रोवायरल का एपीआई बनाते हैं। अभी उसका डिमांड थोड़ा सा कम हो गया आफ्टर कोविड। हेपेटाइटिस सी का बनाते हैं, ऑन्कोलॉजी ड्रग्स, ऑन्कोलॉजी मतलब होता है जिसको कैंसर बोलते हैं, तो कैंसर के ड्रग्स के भी एपीआईज बनाते हैं। तो इनका मेन बिजनेस सेगमेंट हो गया जो कस्टम सिंथेसिस मैंने बताया, ये 42% ऑफ द रेवेन्यू अभी इससे सिंथेसिस बिजनेस से आता है। कंपनी ऑफर्स कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज फॉर ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनीज। तो ग्लोबल कंपनीज के लिए लोग कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट का भी काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का भी। इट्स फैसिलिटीज कैन मैन्युफैक्चर स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट्स फॉर यूज इन न्यूट्रास्यूटिकल्स। तो इनका जो फैसिलिटी है वो क्या क्या चीज मैन्युफैक्चर कर सकता है, स्पेशली इंग्रेडिएंट्स ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। जो कहाँ काम आता है, न्यूट्रास्यूटिकल में काम आता है, डाइटरी सप्लीमेंट्स में काम आता है, कॉस कॉस्मेस्यूटिकल प्रोडक्ट्स में काम आता है, और नेचुरल एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी में काम आता है। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स का ये लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। फिर सर्विसेज क्या ऑफर करते हैं, कमर्शियल स्केल का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, क्लिनिकल फेज सप्लाईज का काम करते हैं, एनालिटिकल एंड रिसर्च सर्विसेज भी देते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल डाइटरी सप्लीमेंट्स बना के देते हैं, कॉस्मेस्यूटिकल प्रोडक्ट्स बना के देते हैं। तो ये सारा इनका जो है सिंथेसिस वाला बिजनेस में यानी कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले में आ जाता है। फिर इनका दूसरा सेगमेंट एपीआई है जहां से 40% ऑफ द रेवेन्यू आता है। कंपनी मैन्युफैक्चर्स वाइड एरे ऑफ एपीआई एंड एडवांस्ड इंटरमीडिएट्स and is a market leader in various high value and high volume APIs। तो हाई वैल्यू और हाई वॉल्यूम एपीआईज में ये लोग मार्केट लीडर है। खास करके एआरवी, एंटी रेट्रोवायरल जो मैंने बताया था, उसमें इनका बहुत बड़ा कमांड है। एंटी रेट्रोवायरल, एआरवी में इनका बहुत बड़ा कमांड है। फिर प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफरिंग्स करते हैं, एंटी रेट्रोवायरल, एआरवी, एंटी डायबिटिक, कार्डियोवास्कुलर, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एंड ऑन्कोलॉजी डिविजन्स में लोग प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफरिंग्स भी करते हैं। और तीसरा जो मैंने दवाइयां बताई थी, फिनिश डोसेज फॉर्मुलेशंस, तो वहां से 16% ऑफ द रेवेन्यू आता है। सो बैक्ड बाय इट्स एपीआई पोर्टफोलियो कंपनी डेवलप्स। तो एपीआई जब खुद बनाती है तो बोलती है जब एपीआई हम लोग खुद अपना बना रहे हैं तो हम लोग फॉर्मुलेशंस भी अपना ही बना लेते हैं। तो backed by the API portfolio, company develops and manufactures oral formulations for LMIC, लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोपियन यूनियन मार्केट्स के लिए ये लोग फॉर्मुलेशंस बनाते हैं और वहां पर एक्सपोर्ट करते हैं। एआरवी, एंटी डायबिटिक, कार्डियोवास्कुलर, ये सब प्रोडक्ट्स के ये लोग सप्लाई करते हैं। फिर बायो में 2% ऑफ द रेवेन्यू आता है, इसमें फर्मेंटेशन बेस्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट ये लोग करते हैं। इनके पास मैन्युफैक्चरिंग एक्सपर्टाइज है। एज अ सर्विस सीडीएमओ टू नोवेल प्रोटीन कंपनीज एंड बायो मैन्युफैक्चरर्स के लिए लोग मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं। Company operates 6 manufacturing facilities in Visakhapatnam, Andhra Pradesh, and 1 facility in Hyderabad. At 5 of these facilities, it manufactures drug substance. The sixth facility manufactures both drug product and drug substance. तो 5 फैसिलिटी में लोग ड्रग सब्सटेंस बनाते हैं और सिक्स्थ वाला जो है उसमें ड्रग प्रोडक्ट्स और ड्रग सब्सटेंस भी बनाते हैं। इनका रेवेन्यू बात करें तो इंडिया से करीब करीब 72% ऑफ द रेवेन्यू आता है आज के डेट में, और एक्सपोर्ट से 28% ऑफ द रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। Company has a team of 790 scientists who operate a kilo lab facility in its R&D center in Hyderabad and has spent 202 crores, 4% of the revenue,
टुवर्ड्स R&D। तो ये छोटा अमाउंट नहीं है, रेवेन्यू का 4% सिर्फ रिसर्च में खर्च कर देना ये बहुत बड़ा बात है। कंपनी को अभी तक 184 पेटेंट्स मिल चुका है, 73 ड्रग मास्टर फाइल्स इन लोगों ने सबमिट कर दिया है, एंड 60 प्लस प्रोडक्ट्स का कमर्शियलाइजेशन जो है ये लोग कर चुके हैं। केपेक्स का बात करते हैं। कंपनी has proposed a capex of about 1700 crore to be carried out during FY23 and in FY24 in a phased wise manner in order to meet the future increase in demand। तो FY23 और FY24 में टोटल मिला के ये लोग 1700 करोड़ का एक्सपेंशन का प्लान है। The proposed capex will be mixed of greenfield and brownfield in all the segments in which the company operates. Out of the said capex of about 1700 crore, company proposes to avail a term loan of 300 crore and the balance is proposed to be funded through internal accrual। तो 1700 में कंपनी बोल रही है हम लोग 300 करोड़ का लोन लेंगे, बाकी 1400 करोड़ हम लोग अपना इंटरनल अक्रूवल से करेंगे। Laurus is among the leading API manufacturers in ARV and oncology segment। इस कस्टमर इंक्लूड माइलन, नेटको, अरविंदो फार्मा, तो ऐसे बड़े बड़े कंपनी इनके कस्टमर्स है। तो हम लोग को एक मोर और लेस एक आइडिया हो गया कि ये कंपनी क्या बिजनेस करती है, क्या क्या प्रोडक्ट्स है इनके और क्या चीज में इनका एक्सपर्टाइज है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बिजनेस को समझ ये रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं कि जो रिजल्ट आया अभी उसमें कैसा परफॉर्मेंस देखने मिला। तो आप देख सकते हैं कि करंटली इनका जो रिजल्ट आया है, तो रिवेन्यू जो है ये 26% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, तो ये अच्छा अच्छा बात है। ग्रॉस मार्जिन जो 56.2% था वो बढ़ के 56.3% हो गया। इबिटा 748 करोड़ से बढ़ के 903 करोड़ यानी 21% का ग्रोथ इबिटा में भी आया है। परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू का बात करें तो 29% इबिटा मार्जिन आया है, जबकि पिछले साल ये 30% था। तो मार्जिन में थोड़ा सा फॉल आया। नेट प्रॉफिट का बात करें तो 9% बढ़ा है और ईपीएस करीब करीब 10% बढ़ा है। कैश फ्लो का बात करें तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो गिरा है, तो ये चीज थोड़ा सा नेगेटिव माना जाता है। जब आपका कैश फ्लो गिरने लगे इसका मतलब आपका पैसा इन्वेंट्री में या ट्रेड रिसीवेबल्स में ब्लॉक हो रहा है, और वो चीज मैंने आपको पहले ही दिखाया कि इन्वेंट्री इनका कितना बढ़ गया और रिसीवेबल्स कितना बढ़ गया, इसलिए ऑपरेटिंग कैश फ्लो 23% गिरा है। तो मार्केट को ये कभी पसंद नहीं होता है जब कंपनी का ऑपरेटिंग कैश फ्लो गिरता है। केपेक्स का बात करें तो केपेक्स भी 9% डाउन हुआ है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 0.9 पॉइंट्स परसेंटेज पॉइंट डाउन हुआ है। समरी का बात करें तो पूरा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम डिलीवरिंग 3115 करोड़ रेवेन्यू जो कि 26% ग्रोथ है। और इस ये ग्रोथ मेनली जो आया है इस सिंथेसिस बिजनेस के वजह से है। जैसा मैंने बताया इनका 3 बिजनेस है, एक सिंथेसिस, एक एपीआई, एक फॉर्मुलेशंस। तो सिंथेसिस बिजनेस में बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है जिसकी वजह से ये ओवरऑल 26% का ग्रोथ आया है। इबिटा 903 करोड़ आया है जो कि 21% बढ़ के आया है। मार्जिन 29% हुआ है बिकॉज ऑफ फेवरेबल मिक्स। नाउ व्हाट इज फेवरेबल मिक्स, कि इनके पूरे बिजनेस सेगमेंट में सबसे हाई मार्जिन चीज जो है वो है सिंथेसिस बिजनेस, जहां पर ये लोग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और रिसर्च का काम करते हैं। अब क्योंकि उसमें ग्रोथ बहुत अच्छा आया है उस वजह से इनका मार्जिन 29% हो पाया, वरना शायद इससे खराब होता। नेट प्रॉफिट 484 करोड़ इंक्रीज बाय 9%। R&D स्पेंट 98 करोड़ का हुआ जो कि 3% ऑफ द रेवेन्यू है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो -23% हुआ है मेनली ड्यू टू हायर इन्वेंट्री जो मैंने बताया। अब जो मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट का इंटेंशन समझना जरूरी है कि इन्वेंट्री बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है। तो हायर इन्वेंट्री लेवल्स हुआ है, क्यों हुआ है ये मैनेजमेंट रीजन बता रही है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। टू मिटिगेट द सप्लाई चेन चैलेंजेस एंड इंश्योर कस्टमर डिलीवरी। तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये इन्वेंट्री हम लोग का अपने आप नहीं बढ़ा है, हमने जानबूझ के इन्वेंट्री को ज्यादा किया। कारण क्या है, क्योंकि रशिया और यूक्रेन के वॉर के बाद और स्पेशली चाइना में लॉकडाउन होने की वजह से सप्लाई चेन में बहुत बड़ा दिक्कत आ रहा है। तो सप्लाई चेन का जो चैलेंजेस है उसको मिटिगेट करने के लिए, ताकि कस्टमर को हम डिलीवरी टाइमली दे पाए, जानबूझ के उन लोगों ने ज्यादा स्टॉक अपने इन्वेंटरी में कर लिया कि सप्लाई चेन में दिक्कत है, ज्यादा सामान स्टोर करके रख लो। तो ये एक पॉजिटिव साइन है, इन्वेंट्री बढ़ा है बट उसके पीछे मैनेजमेंट का स्ट्रैटेजिक मूव है और यही मैं बताना चाह रहा था। तो दिस इज गुड। Progress on CapEx nearly in line with the forecast and we continue to deliver on our investment projects। तो कंपनी बोल रही है अभी थोड़ा सा दिक्कत है सप्लाई चेन को लेके, भले ही हो रहा है बट लॉन्ग टर्म इनका व्यू पॉजिटिव है, इसलिए इन्होंने कोई भी अपना एक्सपेंशन प्लान्स को होल्ड पे नहीं रखा है। सारे एक्सपेंशन प्लान्स एज यूजुअल चल रहे हैं। इफेक्टिव टैक्स रेट इनका 23 FY23 में हायर है 29% ड्यू टू चेंज इन SEZ प्रॉफिट एग्जेम्पशंस।
लिवरेज, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट अलाउइंग सिग्निफिकेंट हेडरूम टू इन्वेस्ट इन प्रॉफिटेबल ग्रोथ। बोल रहे हैं कि हम लोग के पास बहुत ज्यादा डेट नहीं है, तो अभी भी काफी अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग अपना बिजनेस को और बढ़ाने के लिए डेट ले सकते हैं। अब नॉन एआरवी बिजनेस को देखते हैं। अब नॉन एआरवी क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इनका अभी तक जो मेन बिजनेस था ना, वो एआरवी सेगमेंट से था, तो वहां पर थोड़ा डिप आ रहा है। तो ये लोग देख रहे हैं कि एआरवी के अलावा बाकी जो बिजनेस है वहां पर किस तरह का ग्रोथ आ रहा है, या वहां पर किस तरह का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सिंथेसिस में इनका जो रिवेन्यू है, ये सिंथेसिस रिवेन्यू 42% है आज के रेट में। बायो 2% है। जो एफडीएफ यानी जो फॉर्मुलेशन है वो 16% है। एपीआई जो है वो 40% है। फॉर्मुलेशन का समझते हैं। फॉर्मुलेशन डिक्लाइन बाय 51%, ये सबसे बड़ा डिक्लाइन है। तो मार्केट में ये जो शेयर प्राइस इनका गिरा है, उसके पीछे मेन कारण ये है कि इनका फॉर्मुलेशन बिजनेस में जो डिक्लाइन आया है वो छोटा मोटा 5-10-15% का डिक्लाइन नहीं है, 51% का डिक्लाइन, यानी बिजनेस आधा हो गया। essentially impacted from continued weak procurement from global agencies, expecting recovery from Q3 onwards। तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि ये जो फॉर्मुलेशन डिवीजन में 51% का जो डाउनफॉल आया है, वो क्यों आया है? क्योंकि ग्लोबल एजेंसीज का जो प्रोक्योरमेंट था वो काफी वीक हो गया। यानी जो इनके क्लाइंट्स थे, जो इनसे खरीदा करते थे, जिनको ये एक्सपोर्ट किया करते थे, वो बिक्री एकदम से ठप हो गया। पर ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q3 ऑनवर्ड्स ये सुधरेगा। क्वेश्चन आता है कि ये प्रोक्योरमेंट क्यों कम हो गया? तो उसके पीछे कारण ये है कि कोविड के समय क्या हुआ था, एआरवी सेगमेंट का दवाई भर भर के सब कोई अपने पास स्टॉक कर लिया था। तो उस समय का जो दवाई इन लोगों के पास स्टॉक इन्वेंट्री में पड़ा हुआ था ना, इनके जो चैनल पार्टनर्स है, वो अभी तक बिके जा रहा था। तो इसलिए नया कोई फ्रेश ऑर्डर इनके पास नहीं आ रहा। बट अभी जो मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में कहा है उसके हिसाब से अब जाके वो इन्वेंट्री जो स्टॉक स्टॉक चैनल चैनल पार्टनर्स के पास स्टॉक में पड़े हुए थे, वो धीरे धीरे अब खत्म हो चुके हैं। और Q3 से इनको फ्रेश ऑर्डर्स आने लगेंगे और इनका दोबारा से फॉर्मुलेशन डिवीजन अच्छा करने लगेगा। Developed market sales increased following higher volume growth from new capacities and new launches। तो जो नया लॉन्चेस ये लोग किए दवाई में, उसमें डेफिनेटली इनका बिक्री हो रहा है। बट इनका जो मेन सेगमेंट एआरवी था, उसमें उतना ज्यादा ग्रोथ, मतलब उसमें तो एकदम डिक्लाइन ही हो गया, क्योंकि वो ऑलरेडी सबके पास इन्वेंट्री में पड़ा हुआ था। एपीआई में 17% का ग्रोथ आया, फ्यूल्ड बाय न्यू कॉन्ट्रैक्ट सप्लाईज। तो नए नए जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किए उसके वजह से 17% का ग्रोथ है। सबसे अच्छा ग्रोथ किसमें आया? सीडीएमओ में। और यही सेगमेंट है जो इस बार के रिजल्ट को कंपनी का बचा लिया। अगर इसमें ग्रोथ नहीं आता तो ओवरऑल रिजल्ट और भी बदतर होता। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रेंड्स इन जनरल एंड न्यू प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन ड्राइविंग सॉलिड 270% ग्रोथ। तो 270% का ग्रोथ इज नॉट अ जोक। फ्यूचर कैपेसिटी एक्सपेंशन ऑन ट्रैक इंक्लूडिंग न्यू R&D सेंटर्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स। बोल रहे फ्यूचर जो भी एक्सपेंशन है वो सब ऑन ट्रैक है, कोई भी होल्ड पे या डिले नहीं हो रहा है, वो हम लोग सब कुछ करते जा रहे हैं। बायो सेल्स इंक्रीज 43%, पर वो बहुत माइन्यूट है, तो उसको हम लोग ज्यादा इम्फेसिस देके कोई मतलब नहीं है। रिवेन्यू आप देख सकते हो ओवर द पीरियड किस तरह से हुआ, ये ऑलरेडी मैंने अभी जब फंडामेंटल एनालिसिस किया था तो वो आपको दिखा दिया था। आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं नंबर्स किस तरह से। इनका EBITDA मार्जिन जो है ये 33% से गिरते गिरते 27% आ गया था, अभी दोबारा से ये 28% तक गया है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो 40-41% हुआ करता था, वो गिरते गिरते 28% पे आ गया। तो ये सारे नंबर्स जो ओवर द पीरियड थोड़े से वीक हुए ना, इसीलिए शेयर का प्राइस इतना गिरा है। अब हम लोग आ जाते हैं Q2 का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, रिवेन्यू मार्जिन किस तरह से हुआ है, समरी में पढ़ लेते हैं। स्ट्रॉन्ग सीडीएमओ सिंथेसिस परफॉर्मेंस फ्यूल्स द अंडरलाइंग ग्रोथ एंड अदर एपीआईज मोर देन कंपेंसेटेड फॉर द ओवरऑल ड्रैग इन एआरवी एफडीएफ रिवेन्यू। तो एफडीएफ रिवेन्यू में जो 51% का डी ग्रोथ आया है ना, उसको कंपेंसेट किसने किया है? सीडीएमओ ने और एपीआईज ने। ग्रॉस मार्जिन 55.1% जो था, वो 60 बेसिस पॉइंट से गिरा है। EBITDA 449 करोड़, उसमें 20 ग्रोथ ऑफ 29% ईयर ऑन ईयर हुआ है। नेट प्रॉफिट 233 करोड़ का है। केपेक्स 416 करोड़ इन्होंने अभी तक हाफ ईयर में कर लिया है। तो ओवरऑल बिजनेस परफॉर्मेंस हम लोग एनालाइज ऑलरेडी कर चुके हैं कि एफडीएफ में ईयर ऑन ईयर 70% का डिक्लाइन आया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 57% का डिक्लाइन आया है। एपीआई में ईयर ऑन ईयर 29% का ग्रोथ आया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 17% का। सबसे अच्छा ग्रोथ जो आया है सिंथेसिस में, ईयर ऑन ईयर 365%, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी 25% का ग्रोथ आया है, जो कि बहुत ही अच्छा नंबर है। रेवेन्यूज हम लोग जानते हैं, सिंथेसिस से 46%, बायो से 2%, एफडीएफ से 9% और एपीआई से 43%।
आया है। जेनेरिक एफडीएफ जो एआरवी बिजनेस है, उसमें क्या दिक्कत हुआ है इसको समझते हैं। तो उसमें जो आया है वो डिक्लाइन आया है। क्या डिक्लाइन आया है कि रेवेन्यू जो 495 करोड़ हुआ करता था, एक बार बढ़ के 491 करोड़ भी हुआ था, वो एकदम से गिर के 149 करोड़ आ गया। तो वहां 490 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करने वाला सेगमेंट 149, एकदम मतलब आसमान से जमीन पे आ गया। इनका ग्लोबल फाइलिंग्स का रिकॉर्ड देखें तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इनके पास अप्रूव्ड है 39 और अभी तक पेंडिंग 15 है। टोटल फाइलिंग इन्होंने 54 का किया है। कनाडा में इन्होंने 17 फाइलिंग्स किया है, उसमें 6 पेंडिंग है। यूरोप में 11 फाइलिंग्स किया है, उसमें एक पेंडिंग है। यूएस में 34 फाइलिंग किया है, 8 पेंडिंग है। FDF revenue declined by 70% to 149 crore, mainly dragged by lower ARV business। तो ARV business जो इतना लो हुआ है उसके वजह से हुआ है। की फैक्टर्स इंपैक्टिंग वेयर लोअर वॉल्यूम्स एंड लोअर प्राइसिंग, यानी वॉल्यूम्स तो कम बिका है और जो बिका भी है वो भी काफी लोअर प्राइस पे बिका है, इस वजह से पूरा डिप आया है। डेवलप्ड मार्केट में फाइलिंग्स इन्होंने 3 प्रोडक्ट डोजियर फाइल किया, वेर फाइल्ड इन डेवलप्ड मार्केट्स एंड टोटल 8 अप्रूवल्स वेर रिसीव। तो 8 अप्रूवल भी इनको मिला है, विच इज अ वेरी पॉजिटिव साइन। तो डेवलप्ड मार्केट में 8 अप्रूवल पाना इज अ गुड साइन। जेनेरिक एपीआई का बात करें तो रेवेन्यू बढ़ते बढ़ते आज अच्छा ही बढ़ गया है रेवेन्यू जेनेरिक एपीआई का। मिक्स का बात करें अगर हम लोग, तो मिक्स में इनका एआरवी सेगमेंट में 60% है, अदर एपीआई का 33% और ऑन्कोलॉजी एपीआई का 7% इनका सेल्स मिक्स है। यानी आज भी एआरवी पे कितना ज्यादा ये डिपेंडेंट है ये समझना है। एपीआई बिजनेस 29% अप हुआ है। एआरवी बिजनेस कंटिन्यू टू विटनेस वॉल्यूम लेड हेल्दी इंप्रूवमेंट। तो ये बोल रहे हैं कि इसमें अभी भी हेल्दी इंप्रूवमेंट हम लोग को नजर आ रहा है। तो एआरवी बिजनेस कंटिन्यू टू विटनेस वॉल्यूम लेड हेल्दी, तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ रहा है 20%, बट जो प्राइसिंग इनको मिल रहा है वो काफी कम मिल रहा है, तो वॉल्यूम बढ़ने का भी कोई फायदा नहीं हो रहा है। सीडीएमओ में आप देख सकते हो 165% से रिवेन्यू बढ़ के ऑलमोस्ट आज 720 करोड़ का रेवेन्यू। तो सबसे अच्छा ग्रोथ जो देखने मिल रहा है वो सीडीएमओ स्पेस में ही मिल रहा है। बोल रहा है अनदर स्ट्रॉन्ग ऑर्डर फॉर सीडीएमओ अमिड कंटिन्यूड फेवरेबल मार्केट कंडीशन इंक्रीज्ड रेवेन्यू बाय 365% ईयर ऑन ईयर टू 720 करोड़। पार्ट ऑफ ग्रोथ एट्रीब्यूटेबल टू ऑनगोइंग एग्जीक्यूशन ऑफ परचेज ऑर्डर। तो जो परचेज ऑर्डर इनको शायद पिछले क्वार्टर में मिला था उसको अभी एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसके वजह से भी काफी ग्रोथ आया है। ओवर 50 एक्टिव प्रोजेक्ट्स आर एट डिफरेंट स्टेजेस। तो अभी 50 अलग अलग एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं जो अलग अलग स्टेजेस में है। तो ये आगे चल के और भी ज्यादा, ये जैसे जैसे अपने लास्ट स्टेज में आएगा, कमर्शियलाइजेशन स्टेज में आएगा ये प्रोजेक्ट्स, यहां से रेवेन्यू आगे चल के और भी ज्यादा बढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग एंड वाइडर कस्टमर बेस है इनके पास। इनके पास एंड टू एंड कैपेबिलिटीज है, यानी ये लोग स्टेरॉइड्स बना सकते हैं, हार्मोन्स बना सकते हैं, एचपी मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम अदर लार्ज वॉल्यूम प्रोडक्ट्स। तो इनके पास वो सारा कैपेबिलिटी है जो कि एक अच्छा कस्टम सिंथेसिस मैन्युफैक्चरर के पास होना चाहिए। बायो के बारे में ज्यादा डिस्कस करके मतलब नहीं है, बहुत छोटा डिवीजन है ये। आर एन डी पे अगर फोकस करें तो इन लोग काफी अच्छा खर्चा कर रहे हैं आर एन डी पे। यूएस फाइलिंग्स का अगर बात करें तो एआरवी में 56% फाइलिंग्स है, एंटी डायबिटीज में 18%, सीवीएस में 9%, सीएनएस में 6%, अदर्स में 12% फाइलिंग इन लोगों ने कर रखा है। फिर ये इनका कौन कौन सा फैसिलिटी है आप वीडियो पॉज करके यहाँ देख सकते हैं। फिर यहाँ पर सारे फैसिलिटी का डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ कहाँ पर इनका, वहाँ पर कौन सा काम होता है। तो यहाँ पर 6 और यहाँ पर और 5, यानी 6 फैसिलिटी टोटल है, उसमें अलग अलग डिवाइड करके दिया हुआ है। फिर आगे इन्वेस्टमेंट ओवर पास्ट 12 मंथ्स एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स का इन्होंने बता रखा है कि फॉर्मुलेशन का कैपेसिटी वाइजैक में जो है वो ऑलरेडी ऑपरेशनल है दोनों। हैदराबाद में एक जो है फेज 1 FY25 में आने वाला है, यूनिट 9 इसका लैंड अक्वायर कर चुके हैं। वाइजैक में एक यूनिट 3 और 4 आएगा, और यूनिट 4 एंड 6 जो आएगा ये FY23 में चालू हो जाना चाहिए। एक यूनिट 7 8 का लैंड अक्वायर हो चुका है, वो FY24 25 में आ जाएगा। तो काफी अच्छा अंडर कंस्ट्रक्शन इनका एक्सपेंशन प्लान है जो सब FY24 FY25 तक आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि कंपनी को अपने बिजनेस और फ्यूचर पे काफी कॉन्फिडेंस है कि इन्होंने इतना अच्छा केपेक्स अनाउंस कर रखा है और उसको किसी को भी होल्ड पे नहीं रखा है, सारे केपेक्स ऑन गोइंग है। तो इनको आगे चल के अपने बिजनेस पे पूरा भरोसा है। आउटलुक का बात करें तो 2017 में 80% ऑफ द रेवेन्यू एआरवी से आता था,
आज 2022 में आप देखो तो रेवेन्यू 1900 करोड़ से बढ़ के ऑलमोस्ट 5000 करोड़ हो गया है, जिसमें सिंथेसिस से 19% आ रहा है, फॉर्मुलेशन से 38%, एआरवी से 25% एंड ऑन्कोलॉजी से 16%। तो रेवेन्यू काफी अच्छा डाइवर्सिफाइड हो गया, और एआरवी पे डिपेंडेंस दिन पे दिन और भी ज्यादा कम होते जाएगा जैसे जैसे नए मॉलिक्यूल्स इन लोग लाएंगे पाइपलाइन में। FY23 और उसके बाद में आउटलुक क्या है इनका, तो फॉर्मुलेशन में बोल रहे कंसोलिडेट मार्केट शेयर गेन्स इन एआरवी पोर्टफोलियो डिस्पाइट प्राइसिंग चैलेंजेस, क्रिएटिंग नीश प्रोडक्ट पाइपलाइन, स्ट्रॉन्ग डीएम पाइपलाइन ये लोग बनाएंगे। एपीआई में ये लोग इनहेंस पोजीशनिंग इन हाई परफॉर्मेंस एपीआई पे ये लोग ज्यादा फोकस करेंगे, एंटी डायबिटिक के एपीआई को ज्यादा बढ़ाएंगे, मेंटेन एआरवी एंड एपीआई लीडरशिप पोजीशन, सिंथेसिस में पाइपलाइन एक्सपेंशन और फेवरेबल डिमांड टेलविंड्स, लिवरेज इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटी को ये लोग पूरी तरह से लिवरेज करेंगे, चाहे वो डोमेस्टिक ये सप्लाई ये सर्विसेज हो या प्रोडक्ट्स हो, ये सब चीज को ये लोग बढ़ाएंगे। ब्रिंग ऑनलाइन डेडिकेटेड R&D सेंटर, स्ट्रेंथन द प्रेजेंस इन न्यूट्रास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिकल एरिया। बायोलॉजिक्स में भी नया कैपेसिटी बोल रहे हैं हम लोग स्केल अप करेंगे इन ऑल्टरनेट फूड प्रोटीन्स, फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान टू क्रिएट 1 मिलियन लीटर्स ऑफ फर्मेंटेशन कैपेसिटी। तो ये सारा कुछ हम लोग को समझ में आया जो मैनेजमेंट आगे करना चाहती है। अब क्वेश्चन आता है कि ये ओवरऑल देख के आगे क्या लग रहा है। तो इनका अभी जो समझ में आ रहा है कि इनका जो सिंथेसिस डिवीजन है वो बहुत अच्छा कर रहा है और आगे और भी बहुत अच्छा करेगा। इनका एपीआई डिवीजन में धीरे धीरे ग्रोथ आ रहा है, बहुत एस्टाउंडिंग ग्रोथ नहीं है तो डी ग्रोथ भी नहीं है, अच्छा ग्रोथ आ रहा है। प्रॉब्लम जो इनका मेन हो रहा है वो फॉर्मुलेशन डिवीजन में, और उसके पीछे कारण क्या है कि फॉर्मुलेशन बहुत ज्यादा एआरवी पे डिपेंडेंट है, और एआरवी का ऑलरेडी कोरोना के समय काफी जो चैनल पार्टनर्स है इन्वेंट्री बिल्डअप कर लिए थे, अब वो इन्वेंट्री धीरे धीरे खाली हो रहा है। तो आगे चल के इनको हो सकता है कि आने वाले क्वार्टर से इनको एआरवी में भी अच्छा डिमांड देखने मिले, फॉर्मुलेशन में जो 51 या 70% का डी ग्रोथ हुआ है वो दोबारा से रिकवर होने लगे। अब मैं कुछ पॉइंट्स मैंने नोट जोट डाउन कर रखा है जो मैंने कॉन कॉल से लिया, कॉन कॉल में मैनेजमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले तो वो मैं थोड़ा रीड आउट कर दूंगा। मैंने वो टाइप नहीं कर पाया, मैंने सिर्फ हाथ से नोट डाउन किया। तो इनका बोलना है कि इनके पास जो इन्वेंट्री बढ़ा उसके पीछे कारण क्या था कि इन्होंने चाइना का शटडाउन की वजह से और रशिया यूक्रेन के वॉर के वजह से इनको लगा कि सप्लाई चेन में काफी डिसरप्शन है, तो 6 महीना का इन्वेंट्री इन्होंने रख लिया था कि 6 महीना तक ये लोग सप्लाई कंटिन्यूस कर पाए। ठीक है, क्योंकि इनका मेनली जो रॉ मटेरियल आता है वो लोग चाइना से सोर्स करते हैं और चाइना में लॉकडाउन लग गया था। डी स्टॉकिंग जो मैंने बताया चैनल पार्टनर्स के पास जो फॉर्मुलेशंस भर्ती पड़ा है उसका मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में कहा है कि डी स्टॉकिंग हो चुका है और अब नया नया टेंडर्स आना चालू हो गया है। और अभी जो इसके पहले छोटे छोटे टेंडर्स आ भी रहे थे तो उसमें क्या था, कंपनी थोड़ा सा एडमेंट या एरोगेंट हो गई थी कि हम प्राइस नहीं घटाएंगे, तो उस वजह से क्या वो छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्होंने पार्ट नहीं ले पाए, इन्होंने प्राइस नहीं घटाया तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स कॉम्पिटिटर के पास चले गए। पर कंपनी ने अपनी गलती को रियलाइज किया और अब मैनेजमेंट बोल रही है कि अब बड़े बड़े टेंडर्स आ रहे हैं और ये बड़े बड़े टेंडर्स में हम लोग भी कॉस्ट कट करके टेंडर में अप्लाई करेंगे, तो वहां पर ज्यादातर चांसेस है कि हम लोग को वहां पर बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलेंगे, किसमें, फॉर्मुलेशंस में। और कंपनी बोल रही है कि अब हम लोग कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स में जाएंगे, अभी तक हम लोग जेनेरिक्स डिवीजन में थे, अब कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स में जाएंगे जहां पर हम लोग का मार्जिन इंप्रूव होगा। केपेक्स के लिए कंपनी ने कहा है कि हम लोगों ने 416 करोड़ रुपया फर्स्ट हाफ में खर्चा किया है, और सेकेंड ईयर का जो गाइडेंस है वो 2000 करोड़ का केपेक्स FY24 के लिए वो फिक्स्ड है, उसमें कोई शॉर्ट शॉर्ट नहीं होगा। एडिशनल इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं हम लोग करेंगे वो नॉन एआरवी सेगमेंट में, यानी नॉन एआरवी, अभी ये लोग एआरवी पे डिपेंडेंट अपना कम करना चाहते हैं तो नॉन एआरवी के प्रोडक्ट्स में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे। 47 अप्रूव्ड फाइलिंग्स इनका हो चुका है इन द डेवलप्ड मार्केट, जिसका मार्केट साइज जो है वो $21 बिलियन का है। और उसके लिए ये लोग क्या कर रखे हैं, 14 मॉलिक्यूल्स जो है वो ऑलरेडी ये लोग लॉन्च कर चुके हैं, तो वहां पर काफी बड़ा मार्केट साइज है जिसमें वो लोग केटर कर सकते हैं इसको। मार्जिन्स इनका बोलना है मार्जिन्स वेर लो बिकॉज ऑफ डिक्लाइन इन एआरवी एपीआई प्राइसेस एंड सिंस द फॉर्मुलेशन कैपेसिटी वाज नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड, बट विजिबिलिटी ऑफ एआरवी फॉर्मुलेशन इज लुकिंग ब्राइट इन Q3 एंड Q4। तो Q3 और Q4 में लोग बोल रहे हैं जो एआरवी का फॉर्मुलेशन डिवीजन है उसमें बिक्री अच्छा आ जाएगा। अब यहाँ पर इनको क्या हुआ, ये लोग एआरपी एपीआई भी खुद बनाते हैं फॉर्मुलेशन, फिर उसी एपीआई से फॉर्मुलेशन बनाते हैं, तो क्योंकि फॉर्मुलेशन का बिक्री नहीं हुआ तो उस वजह से एपीआई का भी ट्रांसफर नहीं हुआ फॉर्मुलेशन में, तो वहां पर भी डी ग्रोथ देखने मिला। फिर बोल रहे कंपनी हैज कैलिब्रेटेड एंड डाइजेस्टेड द एआरवी स्ट्रेटेजी एंड वी also got order from global funds
सो Q3 एंड Q4 विल बी बेटर फॉर अस। तो बोल रहे हैं हम लोगों ने ऑलरेडी अपने प्राइस को कैलिब्रेट कर चुका है, हम लोग कॉम्पिटिटिव प्राइस पे बिडिंग कर रहे हैं और हम लोग को कुछ ऑर्डर्स मिल चुके हैं और बहुत सारे ऑर्डर्स आगे मिलेंगे। तो और उन्होंने एडमिट किया है कि वी हैव लॉस्ट ऑन एफडीएफ बिकॉज वी डिडंट adjust to the pricing in our tenders, so we lost lot of tenders. This led to 20% price drop and 50% volume drop. तो इन्होंने खुद एडमिट किया है कि हम लोगों ने एडमिट हो गए, हम लोग प्राइस नहीं घटाए, इसलिए बहुत सारा टेंडर हमारे हाथ से चला गया, जिसकी वजह से 50% का वॉल्यूम ड्रॉप हम लोग को देखने मिला। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि ओवरऑल लॉरस लैब का बिजनेस कहाँ अभी स्टैंड करता है, कहाँ इनको दिक्कत हुआ और उस दिक्कत को मिटिगेट करने के लिए मैनेजमेंट अब क्या आगे करना चाह रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा, और अगर आप नए आए हमारे चैनल में तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नोटिफिकेशन बेल बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको इमीडिएटली नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम जो भी कंपनी के ऊपर रिसर्च करें, इसी तरह से हम लोग और भी जो भी अच्छी अच्छी कंपनीज है जिसके रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको अपडेट करते रहेंगे। आपको सिर्फ रिजल्ट्स के बारे में नहीं बताएंगे, रिजल्ट के पीछे का कारण ये भी बताएंगे, और उसके बाद मैनेजमेंट उसको मिटिगेट करने के लिए क्या स्टेप ले रही है ये भी बताएंगे। तो ये सब कुछ अगर आपको अच्छा लगता है ये नॉलेज लेना, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, उन ग्रुप्स में शेयर करिए जहां पर जो लोग सीरियसली इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, नॉलेज के बेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, उनके साथ जरूर शेयर करिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर कर दीजिए, कमेंट करके बताइए हमें कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, खराब लग रहा है, आप क्या चाहते हैं हम और क्या ऐड करें अपने एनालिसिस में, कौन सी कंपनी पे आप एनालिसिस देखना चाहेंगे। आप जब कमेंट करके बताते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारे वीडियो से आपको कुछ फायदा मिल रहा है, तो हमारा मोटिवेशन और ज्यादा बढ़ जाता है और साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर बढ़ जाता है कि हम अपने रिसर्च में किसी भी तरह से कोई कमी ना छोड़ें और हमारी वजह से आपको किसी भी तरह का कोई मिस इन्फॉर्मेशन ना मिले। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई कंपनी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।